डियर स्टूडेंट्स, नीट जेई क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में मैं अभी आज इस टॉपिक में आपको ग्रेविटेशन कवर करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल चैप्टर में मींस ग्रेविटेशन रिलेटेड चैप्टर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है न्यूटन साहब का। न्यूटन ने एक अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया, आपको पता होगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या दिया? 2 पॉइंट मास के लिए दिया कि अगर 2 पॉइंट मास r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल बातें हैं, पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा। क्यों? क्योंकि सेम चीज यही मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताऊंगा रिवीजन के दौरान कि फंडामेंटल 4 जो फोर्स दिए गए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों में से एक यही न्यूटन्स का फंडामेंटल फोर्स है जो कहता है कि 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस r हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन r² होगा। ठीक है, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। 3-4 बातें आप जरूर याद कर लें कॉन्सेप्चुअल वाइज कि पहला तो ये कि ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां बोल दे समझ जाइएगा कि 1 अपॉन r² का वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म फोर्स है, यानी r इंफाइनाइट तक टेंड कर सकता है। हालांकि जब r इंफाइनाइट टेंड करता है तो Fg अप्रोच करता है 0 को। ठीक है, जब ये इंफाइनाइट तो ये ओवरऑल 0। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे लेट से कि सन है, सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट घूम रहे हैं, ये हुआ तो क्या होगा, इस प्लैनेट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। किससे? इस ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो ऑब्जेक्ट हैवी होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अराउंड रिवॉल्व कराने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर एफसी हमने जो लिखा है यहाँ पर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? mv²/r। ठीक है, क्लियर? देखिए ये भी एक्चुअली F बराबर m से ही आया है, a इक्वल टू v²/r होता है। ठीक, ये जो कि हम लोगों ने रोटेशनल और लीनियर मोशन का आपस में रिलेशन कर लिया था, v बराबर r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, तो दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो m इक्वल टू v²/r होगा। ठीक है, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक भूल ना जाए कहाँ से आया है। फिजिक्स में सारी चीजें रिलेट होके ही होती हैं, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मिल रहा है? इस सन का, और जो भी प्लेनेट, चाहे ये वाली प्लेनेट ले ले, यहाँ एक कोई प्लेनेट मान रहे हैं, या ये वाली प्लेनेट ले ले, उनके बीच की दूरी अगर r हो, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या, अगर ये प्लेनेट घूमेगा तो इसके लिए r ये हो जाएगा। ठीक, तो mv²/r, और साथ ही साथ अगर इसका मास कैपिटल है, ये छोटा दिखाया गया इसलिए क्योंकि सन बहुत डिस्टेंट है। ठीक है, और अर्थ है तो उसका छोटा मास m दिखा दिया गया, या नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे दिखाइए, g ऑफ ms m ऑफ me अपॉन बड़ा सा रेडियस दिखाइए, r² दिखाइए। तो ये इनसे मिलने वाला है, तो ये चूंकि जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो देखेंगे आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से v²/r बराबर क्या होगा? gm अपॉन r²। तो देखेंगे ये भी r कैपिटल लिखना पड़ेगा फिर आपको, अगर कंपेयर करना है तो एक r कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो v² हो गया, दिस इंप्लाइज v² हो गया gm अपॉन r। क्लियर? यानी v √of gm/r। क्लियर? सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं वापस चल रहा, आपको एक और खास बात बताना कि ग्रेविटेशन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे भी आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पृथ्वी पे है, न्यूटन साहब ने देखा कि सेब नीचे ही गिरेगा, यानी ग्रेविटेशनल पुल मिलता है उसको जो खींच रहा होता है अपने ऊपर। जैसे सेब नीचे ही गिरेगा, कोई बॉल ऊपर फेंकी गई नीचे ही आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका गया तो नीचे आएगा, अनलेस और अनटिल वी आर गिविंग दैट ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब भगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन पैदा हो गया, मारना नहीं चाहते वगैरह वगैरह, कोर्ट कचहरी चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, तो दीजिए पावर शक्तिमान का, किसी का भी, जो भी आपके फेवरेट हीरो हो, सुपर हीरो हो, एक पंच दीजिए। अगर ग्रेविटेशनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को दे पाते हैं तो सदा के लिए प्लेनेट छोड़ के बाहर चले जाएंगे, कोई केस फेस नहीं होने वाला आप पे, यानी वो ऑब्जेक्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे बंधा हुआ है उससे अधिक अगर उसे फोर्स मिल जाए, यानी वेलोसिटी देंगे तो ऑफ कोर्स है रिलेशन है उस फोर्स से, तो वो जैसे ही वेलोसिटी देंगे तो वो बाहर चला जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ एक ऑलरेडी लिख के रखा हूँ कि एस्केप एनर्जी के लिए GMM/r चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अभी मैं नेक्स्ट आपको बात जो बताना चाह रहा था कि अगर पृथ्वी है उस पर कोई अगर सेब गिर रहा है तो निश्चित है कि हमेशा उसका वेट नीचे की तरफ आएगा, यानी सेंटर की तरफ। तो F इसका फोर्स mg लग रहा है और कहां से इसको मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से, यानी पृथ्वी का खुद का और उस ऑब्जेक्ट का m, तो GMM/r²। तो दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे, ये दोनों ही फोर्स है, ठीक है। अगर दोनों फोर्स हैं तो अगर आप इक्वेट करेंगे तो यू विल फील लाइक दिस, GMM/r², ठीक है। तो ये छोटा सा m है, काट दीजिए, तो स्मॉल g जो आया यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे आ रहा होगा वो GM/r² आ गया। यहाँ g स्मॉल g क्या कह रहा है, अगर r बढ़ेगा तो स्मॉल g घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर मास बढ़ेगा तो स्मॉल g बढ़ेगा। इसलिए शायद आपको पता होगा कि मून पे 1/6 हो जाता है। क्यों? जो मून के केस में मास यहाँ मून का रखे, रेडियस मून का रखे, आपको रफली मैं बता दूं, सन का मास 10⁻30 होता है, अर्थ का मास 22 होता है, ठीक, और मून का मास नियरली 10⁻22 होता है। जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो सिमिलरली मून का भी रेडियस रखेंगे, मून का मास रखेंगे, तो देखेंगे स्मॉल g की वैल्यू जो अपने यहाँ यानी पृथ्वी पे जो आती है उसकी 1/6 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका वेट यहाँ होगा जरूरी नहीं है वो वेट मून पे हो। आई थिंक होपफुली these all concepts which you are seeing here you will be applying in your questions कि how small g is varying, ठीक है। अभी यही नहीं, अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा है GM/r² का r के साथ एक वेरिएशन दिखा रहे हैं हम, क्या r = r एग्जैक्टली मीन्स कैसे वेरी करता है, ठीक। तो r/r = r ये वेरिएबल r है, ठीक है। अभी यहाँ फिक्स कर दिया अर्थ के लिए तो कैपिटल R लिख दिया, किसी सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो स्मॉल r वेरी कर सकता है 0 to ∞। तो हम r = एग्जैक्टली r पे दिखाए हैं कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, ये r रेडियस का है, तो यहाँ पर इसकी g की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक। और सॉलिड के अंदर धीरे धीरे बढ़ी है। अच्छा, सॉलिड के अंदर बढ़ी है, लोगों को लगता है यार r बढ़ने पे तो ये घटनी चाहिए। एक्चुअली आपके देखने का नजरिया ठीक था, लेकिन ये जो मास है ना, ये बार बार आप स्टूडेंट भूल जाते हैं कि मास की भी प्रोपोर्शनलिटी है। हम जब ओवरऑल मान रहे होते तो हम अर्थ के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मानते सेंटर पे, लेकिन जब हम नीचे आ गए थोड़ा, मैं थोड़ा इसकी हेल्प लूंगा दूसरे फिगर की। जब लेट से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो ये अर्थ है और मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ पर टोटल मास m है, लेकिन अगर ये आप कुछ डेप्थ d नीचे चले आए, कितना डेप्थ d, तो अब जो मास होगा वो m' होगा, इसका जो मास होगा वो m' होगा, यानी स्मॉल g जो होगा वो g m' और ये जो r है वो r ना होके r - b का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये m' कहां से निकलेगा, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास बराबर महादेवी वर्मा जी को याद करें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m' की वैल्यू यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होने वाला है, तो डेंसिटी मान लीजिए रोज दिखाते हैं तो वो वॉल्यूम 4/3 पाई r³, तो r की वैल्यू क्या होगी r - b का होल स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, r आई थिंक ये सब भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया। तो बोर्ड अगर जितना क्लीन रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर यहाँ पर mdv है तो दिस इंप्लाइज m' = ρv, रो 4/3 सॉरी रो लिख ले पहले, डेंसिटी इंटू रो 4/3 पाई r की जगह क्या हो जाएगा, अब r - d डिस्टेंस तक आ गए हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो ओवरऑल चूंकि r थी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई r - d, ठीक है। तो r - d का क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r³ होता है फॉर्मूले में। तो अब जो नया g' आएगा वो क्या आएगा, g m' अपॉन क्या होगा r - d का
होल स्क्वायर। तो देखिए जी एम डैश की वैल्यू क्या लिखा आपने, एम डैश की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। देखिए तो उधर दे रहा है 2 से 1 को काट दीजिए, मीन्स वहां 2 पावर है वहां पर 3 पावर है, तो ये कितना आया जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना लिखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जब आपने काटा है ये मास आ गया और ये स्क्वायर टर्म, तो ये कट गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता चलेगी। तो स्मॉल जी डैश देखेंगे तो फिर वापस अगर 4/3 पाई आर क्यूब के मीन्स ओरिजिनल अगर फॉर्म देखें तो ये था। इनके फॉर्मेट में जब आप कंपेयर करेंगे लिखना चाहेंगे तो देखेंगे जी डैश फिर वापस घटेगा और G1 माइनस डी डेप्थ है, आर बाहर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे वेरी करेगा, यानी डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू घटती है। ठीक है, यहां से आप सिंपली मैथमेटिक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जी डैश की वैल्यू डेप्थ पे जाने पे घटेगी। ये सेम काम हाइट पे भी वेरी करता है। हाइट पे कैसे वेरी करता है वो भी दिखा दूं आपको। जैसे दोनों हाइट और डेप्थ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतने परसेंट से अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घट रही हो या एच हाइट पे चले गए। अगर सिंपली मान लिया कि ये अभी एच हाइट एवं जैसे ये मान लीजिए आर रेडियस है और यहाँ एच हाइट पे चले गए आप। ठीक, अगर एच हाइट पे चले गए तो अगर एच ग्रेटर देन है आर या कंपेरेबल कर लीजिए तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर एच आर ही हो जाए आर का स्क्वायर तो ये होगा 1/4, ये 2r होगा, 2r का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 1/4 जीएम अपॉन, ये तो हो गया सिंपल, ये स्मॉल जी है तो जी डैश की वैल्यू हो गई g/4। ये तो सिंपल एक मैथमेटिक्स हो गई। अगर h रेडियस के बराबर चला जाए या बहुत ऊपर चला जाए तो यहाँ पर वही h की वैल्यू लग गई। तो हमने माना कि एग्जैक्टली हाइट जो है रेडियस के बराबर ऊपर गए हैं तो क्या होगा, तो जी डैश की वैल्यू g/4 हो जाएगी, यानी ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के 4 टाइम्स। अब क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ मान लीजिए कुछ हाइट ले, ठीक है, और इसमें क्या करें तो gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज करें और आर स्क्वायर यहाँ बाहर कर देगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा, ये स्क्वायर का टर्म है तो स्क्वायर इसलिए बाहर आ रहा है। अगर बाइनोमियल थ्योरम जिसने पढ़ा होगा, नहीं तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो -2 आपको पता है हायर ऑर्डर का टर्म अगर एक्सपेंड करें जो gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन, आपको पता होना चाहिए स्मॉल g है, स्मॉल g द जी डैश की वैल्यू फिर वापस इसी टर्म में